हेलो गाइज, आई होप आप अच्छे होंगे। आज हम जानेंगे कि डेली रूटीन की जो भी फाइल पहले हमारी जो पीडीएफ उसके बारे में जानेंगे कि आप डेली क्या क्या वर्क करते हैं अपनी हेल्दी दिनचर्या के लिए। तो उससे पहले हेल्दी डाइट लेना, खुद का टाइम टेबल बनाना, रक्तदान करना, अपने आसपास की सफाई करना, कोई ना कोई किताब डेली पढ़ना, पेड़ लगाना, ज़्यादा से ज़्यादा सबके साथ मिलजुल कर रहना, ऐसा हेल्पलेस लोगों की हेल्प करना। इसके अलावा ये महादान का एडिटोरियल है, ये भी आप पढ़ सकते हैं। इसके अलावा आप जो रूटीन का जो वर्क है आप वो अपना देख सकते हैं और नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो रूटीन वर्क, टाइम पर उठना व सोना, उठते ही गर्म पानी पीना, रोज एक्सरसाइज करना, हेल्दी माइंड के लिए पॉजिटिव रहना, अपने दिन का टाइम टेबल बनाना, अगले दिन का वर्क प्लान बनाना, रात को सोने से पहले पूरे दिन की हुई वर्क का एनालिसिस करना, डिमोटिवेट करने वाले लोगों से दूर रहना। आप ये सब अपनी लाइफ को एक पॉजिटिविटी और एक हेल्दी डाइट प्लान लेके या फिर अपना दिन के अच्छे से रूटीन वर्क करके आप अच्छे अपनी लाइफ को एक एंजॉय कर सकते हो और अपने हर सपने को पूरा कर सकते हो। इसके अलावा ये महादान का पेज है, जो आप जो भी करना चाहें वो आप कर सकते हैं। रक्तदान, अन्नदान, अंगदान, शरीरदान, जो आप चाहें वो कर सकते हैं। इसके अलावा एक मोटिवेशन थॉट्स है, संघर्ष ही जीवन का सार है, इसके बिना कोई सफलता नहीं मिलती है। कि सफलता का कोई भी शॉर्टकट नहीं होता है। अगर आप अपनी लाइफ में हार्ड वर्क करते हैं तो आप हार्ड से हार्ड अचीवमेंट भी प्राप्त कर सकते हो। इसके अलावा हम देख रहे हैं कि पूरे भारत में आजकल बाढ़ चल रही है, तो उन बाढ़ से संबंधित जितनी भी खबरें हैं या फिर जितने भी कानून हैं उन सब के बारे में जानेंगे। हम पंजाब है, हरियाणा है, यूपी है, हम देख रहे हैं कि पूरे भारत में लगभग इस टाइम जो बारिश का मानसून का मौसम होता है उस टाइम जो हमारा हर जगह बारिश होती है, ज़्यादा हैवी रेनफॉल से सड़क है, खेत हैं, सारे के सारे क्या होता है ख़राब हो जाते हैं, फसलें ख़राब हो जाती है, काफ़ी सारे लोगों की डेथ हो जाती है। इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर के भी हानि हानि होती है। इन जो हिली एरिया है वहाँ पर भी काफ़ी मात्रा में भूस्खलन जैसी आपदाएं, प्राकृतिक आपदाएं आती हैं, या फिर वहाँ पे जो अवैध इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण होता है या फिर जो सरकार है उनके द्वारा निर्माण हो रहा है, तो उसकी वजह जो हिली एरिया है, जो सबसे जो हमारी बनी हुई जो न्यू हिल है वो ये हिमालय रीजन है, और इनके अंदर अगर हम हद से ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर करते हैं तो ये इसके लिए डेंजर है और आने वाले टाइम में भूस्खलन जैसी आपदाओं को बढ़ावा दिया जा सकता है यहाँ से ये हरकतें करके। तो आज हम जानेंगे कि भारत में फ्लड से रिलेटेड कौन कौन से कानून हैं, इसकी परिभाषा क्या है। तो इसकी जो डेफिनेशन है, जब किसी नदी, झील या समुद्र का जलस्तर सामान्य सीमा से ऊपर उठकर आसपास की भूमि को डुबो देता है तो उसे बाढ़ कहते हैं। व्हेन द वाटर लेवल ऑफ ए रिवर, लेक और सी rise above its normal limits and the submerge the surrounding लैंड, इट इज कॉल्ड ए फ्लड। भारत में बाढ़ की जो सिचुएशन है वो भारत के विश्व के सबसे बाढ़ प्रभावित देशों में से। जैसा कि हम जानते हैं कि भारत का जो उत्तरी हिस्सा है, जैसे यूपी है, पश्चिम बंगाल है या बिहार है, ये एरिया है जो बेसिन एरिया है, यहाँ पे बहुत सारी नदियाँ बहती हैं। इसके अलावा जो हिली एरिया है वहाँ पे भी अगर थोड़ी सी भी बारिश होती है तो वहाँ पे काफ़ी सारा जो हिमस्खलन वगैरह बढ़ जाता है, क्योंकि ये हिमालय जो रेंज है ये बहुत ही संवेदनशील रेंज है और अगर आप यहाँ पे थोड़ी सी भी जो अप्राकृतिक हरकतें करती हैं तो वो एक विनाशकारी साबित होती हैं। हर साल लगभग 75 लाख हेक्टेयर भूमि बाढ़ से प्रभावित होती हैं। इसके अलावा कुल भौगोलिक क्षेत्र का लगभग 12% हिस्सा बाढ़ के लिए संवेदनशील है। गंगा, ब्रह्मपुत्र, कोसी, दामोदर, महानदी आदि घाटी में बाढ़ आम बात है। अगर बारिश के मौसम में ज़्यादा बारिश होती है तो इन नदियों का जो पानी है वो उफान पर आ जाता है। इसके अलावा जो इनकी नदियों के किनारे जो शहर बसे हुए हैं, नगर निगम की जो लापरवाही है उसकी वजह से जो महानगर हैं उनकी बनावट या फिर मकानों की बनावट इस तरह होती है, भ्रष्टाचार की वजह से काफ़ी सारे रीजन होते हैं जिसकी वजह से वहाँ पे बाढ़ आना आम बात है। और जो मकानों का गिरना या फिर मकानों के अंदर पानी का घुसना ये आम बात बनी हुई, जिससे जनधन की हानि होती है। सबसे अधिक प्रभावित राज्य हैं जो बिहार, असम, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, ये सब राज्य हैं। जैसा कि हमने पहले भी देखा था कि इन सब राज्यों के अंदर क्या होता है,
महानदी असम, बिहार, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल है। पश्चिम बंगाल के अंदर जो ब्रह्मपुत्र नदी है वो बह के आती आसाम साइड से आती है। इसके अलावा बिहार है इसमें गंगा बेसिन है, तो इस क्षेत्र में पानी ज़्यादा होता है। इस टाइम बारिश ज़्यादा होने से इन नदियों का जो वाटर लेवल है वो काफ़ी बढ़ जाता है, जिसकी वजह से इन एरिया में काफ़ी बाढ़ आती है। इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर या अन्य सारे जो रीजन हो, बहुत सारे रीजन है। इंडिया इज वन ऑफ द मोस्ट फ्लड prone countries in the world. About 7.5 million hectares of land is affected annually. Around 12% of India geographical area is flood prone. Major flood prone rivers basins Ganga, ब्रह्मपुत्र, कोसी, दामोदर और महानदी है। मोस्ट इफेक्टेड स्टेट्स हैं ये बिहार, आसाम, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल। बाढ़ के जो कॉजेज हैं वो इस प्रकार हैं। जो नेचुरल कॉजेज हैं वो हैवी रेनफॉल या फिर सल्ट डिपोजिशन इन रिवर, हिमनद झील विस्फोट, ग्लेशियर लेक आउटवर्स्ट फ्लड, GLOF, आप इसको GOLF से याद रख सकते हैं। इसके अलावा जो चक्रवाती व सुनामी है, साइक्लोन और समुद्र स्तर में वृद्धि, सी लेवल राइज। इसके अलावा The situation in river beds, मानव जनित जो कारण होते हैं, मैन मेड काजेज, वनों की कटाई, डिफोरेस्टेशन। जैसे कि यहाँ जब हम देखते हैं कि पॉपुलेशन बढ़ने की वजह से, शहरीकरण की वजह से या अन्य रीजन्स की उनके सहवास के लिए ज़्यादा से ज़्यादा जंगलों को काटा जा रहा है। वहाँ पे औद्योगिकरण हो रहा है या फिर शहर बसाए जा रहे, गाँव बसाए जा रहे हैं, या फिर खाद्य की ज़रूरतों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा जंगलों को काटा जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, जो वहाँ के जो प्राकृतिक आवास हैं वो उनकी जो सिचुएशन है वो बिगड़ती जा रही है। जियोग्राफिकल जो सिचुएशन है वो चेंज होती जा रही है, जिसकी वजह से वहाँ पे बाढ़ ज़्यादा अत्यधिक प्रभावित होती है। इसके अलावा हम देखते हैं कि जो पेड़ पौधे होते हैं वो मिट्टी को बांध के रखने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं अपनी, और जो पानी को कंट्रोल करने में भी हेल्प करते हैं, जिससे डिफोरेस्टेशन होने की वजह से वहाँ पे पानी को रोकने में और मिट्टी के कटाव को बढ़ावा मिलता है, पानी नहीं रुक पाता, जिससे वहाँ पे बाढ़ आती है। अनियंत्रित शहरीकरण, अनप्लान्ड जो अर्बनाइजेशन होता है वो भी एक महत्वपूर्ण रोल अदा करता है इसमें। नालों पर अतिक्रमण, इंक्रोचमेंट ऑफ ड्रेनेज, जैसे कि हम देखते हैं कि शहर होते हैं या वहाँ पे क्या होता है, नालों के ऊपर अतिक्रमण होता है, फिर नालों के नगर निगम के द्वारा टाइम पे सफाई नहीं की जाती, जिससे उनमें बंद लग जाता है, वो पानी होता है वो टाइम पे वहाँ पे निकासी नहीं हो पाती, जिसकी वजह से शहरों में सड़क अच्छी जो सड़कें होती हैं, हाईवेज के ऊपर भी इकट्ठ पानी रहता है, तो गड्ढे होते हैं या फिर सड़कों का अच्छा निर्माण नहीं होना, गड्ढों का होना, उनमें भी काफ़ी, जिसकी वजह से काफ़ी सारे रोड एक्सीडेंट होते हैं या काफ़ी सारी दुर्घटनाएं होती हैं, बाढ़ आती है। अवैज्ञानिक तटबंध और बांध निर्माण, अनसाइंटिफिक एम्बैंकमेंट, जिसकी वजह से क्या होता है, जो हमारे बांध हैं, तटबंध होते हैं, उनका जो निर्माण हो, काफ़ी सारे बांध अभी थोड़े दिन पहले भी न्यूज़ में चले गए थे कि भारत के अंदर जो बांध हैं उनकी जो कैपेसिटी है वो अब टाइम ओवर हो चुकी है, उनकी एक्सपायर डेट में आने वाली है, यानी लगभग उनको 50 साल से भी ज़्यादा टाइम उनका हो चुका है, यानी वो रिस्की जोन के अंदर कभी भी उनकी दीवार टूट सकते हैं और आजू बाजू का एरिया है, आसपास का जो एरिया है वो प्रभावित हो सकता है और वहाँ पे मानव त्रासदी आ सकती है या जनधन की हानि हो सकती है। भूमि उपयोग में परिवर्तन, लैंड यूज चेंज, डिफोरेस्टेशन, अनप्लान्ड अर्बनाइजेशन, एनकरेजमेंट ऑन नेचुरल ड्रेनेज। बाढ़ के जो प्रकार होते हैं, टाइप ऑफ फ्लड्स, अब हम जानेंगे कि नदी बाढ़, रिवर फ्लड होती है, इसमें गंगा ब्रह्मपुत्र का जो बेसिन होते हैं, यहाँ पे नदी टाइप की बाढ़ होती है, यानी बारिश की वजह से जो हिली एरिया से पानी इन नदियों के अंदर बढ़ जाता है, यहाँ का या फिर वहाँ का कैचमेंट जो एरिया है उसमें ज़्यादा बारिश होने से इन नदियों का क्या होता है, वाटर लेवल ज़्यादा बढ़ जाता है, जिसकी वजह से इन क्षेत्रों में बाढ़ आती है। इसके अलावा होता है तटीय बाढ़, कोस्टल फ्लड ड्यू टू साइक्लोनेस। इसके अलावा होता है शहरी बाढ़, अर्बन फ्लड्स। इसके अलावा अचानक जो बाढ़ आती है वो फ्लैश फ्लड। प्रभाव जो इम्पैक्ट ऑफ फ्लड्स होते हैं वो इससे आर्थिक नुकसान होता है, फसलें खराब हो जाती हैं, इसके अलावा मकान, सड़कें नष्ट हो जाती हैं, मिट्टी की जो उर्वरक शक्ति होती है वो खराब हो जाती है, इसके अलावा मानवीय जो नुकसान होता है, जीवन संपत्ति की हानि होती है, स्वास्थ्य प्रभाव, जनहित रोग होता है, कॉलरा और डायरिया जैसे रोग फैलते हैं। पर्यावरणीय जो असर होता है, एनवायरनमेंट इम्पैक्ट जो इसका होता है वो मिट्टी का कटाव,
पारिस्थितिकी असंतुलन होता है। इसके अलावा हेल्थ इम्पैक्ट होते हैं, वाटर बोर्न्स डिजीज, क्लोरिया, डायरिया, ये काफ़ी सारे एनवायरमेंटल इम्पैक्ट जो होते हैं। सोइल रीजन, इकोसिस्टम इम्बैलेंस। भारत में बाढ़ नियंत्रण के जो उपाय होते हैं वो काफ़ी सारे कानून भी हैं, इसके अलावा काफ़ी सारी एजेंसियां भी हैं जो इसके ऊपर कार्य कर रही हैं। फ्लड मैनेजमेंट इन इंडिया, इसके लिए केंद्रीय जल आयोग CWC बनाया गया है। आप इसको याद रख सकते हैं। किसी भी क्वेश्चन या फिर मेंस एग्जाम GS 1, 2, 3 के लिए जो आंसर राइटिंग होती है उनमें आप इनको यूज कर सकते हैं। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, फ्लड मैनेजमेंट गाइडलाइन। इसके अलावा फ्लड फोरकास्टिंग नेटवर्क होता है, यानी FFY CWC का प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना PMFBY। ये आपके लिए इम्पोर्टेंट, आप इसकी फुल फॉर्म याद रख सकते हैं, PMFBY। इसके अलावा बाढ़ शमन हेतु परियोजनाएं, बाढ़ तटबंध ड्रेनेज में सुधार, सेंट्रल वाटर कमीशन CWC, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी NDMA, फ्लड गाइडलाइन, फ्लड फोरकास्टिंग अर्ली वार्निंग सिस्टम। इसके अलावा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, इसका स्ट्रक्चरल एंड नॉन स्ट्रक्चरल मेजर डैमेज, डैम इम्बैंकमेंट। हाल में जो मुद्दे चल रहे हैं वो रिसेंटली इशू जो इसके हैं अर्बन फ्लडिंग है, यानी काफ़ी जो शहरी एरिया है वहाँ पे काफ़ी मात्रा में बाढ़ आ रही है। आज बेंगलुरु जैसे शहरों में भी बाढ़ की वजह से काफ़ी परेशान है। वहाँ का नगर निगम है या फिर वहाँ का जो शहरीकरण की बनावट है वो काफ़ी विकृत स्थिति में है। 2015 में चेन्नई में फ्लड आई। इसके अलावा 2020 के अंदर हैदराबाद के अंदर काफ़ी बड़ी मात्रा में बाढ़ आई। असम के अंदर फ्लड है वो एनुअल इश्यू ड्यू टू ब्रह्मपुत्र। जो आसाम की जो बनावट होती है वो कटोरा टाइप की होती है, यानी बीच के अंदर उसके अंदर क्या है यानी लेवल है वो भूमि का जो लेवल हो नीचा है। इसके अलावा दोनों साइड से यानी उधर से अरुणाचल प्रदेश से और इधर से जो बांग्लादेश इनकी साइड ऊंचा लेवल है, तो जिसकी वजह से पानी होता है जो रेनफॉल होती है, हैवी रेनफॉल होती है, उस टाइम ऊपर से जो पानी आता है वो नीचे इकट्ठा हो जाता है और नीचे इकट्ठा होने की वजह से क्या होता है वहाँ पे बाढ़ आने की संभावना काफ़ी बढ़ जाती है। क्लाइमेट चेंज होता है, ये एक्सटर्नल रेनफॉल या फिर ग्लेशियर मेल्टिंग इंक्रीजिंग गुड फ्लड रिस्क। इसके अलावा जो इस टॉपिक से रिलेटेड यूपीएससी के अंदर जो संभव क्वेश्चंस आने की जो पॉसिबल है वो इस प्रकार है कि भारत कितना क्षेत्र बाढ़ संवेदनशील है। तो अभी हमने इसका आंसर देखा था कि इसमें बाढ़ प्रभावित जो क्षेत्र है वो लोग 12% है, यानी सबसे ज़्यादा 12% क्षेत्र वो संवेदनशील है। अगर आपने टकटके लगाकर न्यूज़ को सुना होगा तो आप इसका आंसर इजीली दे देंगे। कौन सा संगठन बाढ़ पूर्वानुमान करता है? तो इसका आंसर है CWC, यानी पहले से ही कौन बाढ़ के बारे में बता देता है। गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन किन राज्यों को प्रभावित करता है? तो गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन किन किन राज्य, गंगा किन किन नदी में बहती है? यूपी है, इसके बाद बिहार है, फिर पश्चिम बंगाल, इन राज्यों में बहती है। तो इन राज्यों को सबसे ज़्यादा इफेक्ट करती है। एक महत्वपूर्ण पॉइंट है, आप इसको रट सकते हैं। गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन किन राज्यों को प्रभावित करते हैं? इसके अलावा यूपीएससी मेंस के लिए जो संभावित पॉसिबल मेन क्वेश्चंस हैं वो इस प्रकार हैं। भारत में बाढ़ एक प्राकृतिक आपदा से अधिक मानव निर्मित आपदा है, आप इसकी विवेचना कीजिए। तो आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में या मेरे टेलीग्राम चैनल पर दे सकते हैं। जलवायु परिवर्तन और शहरीकरण बाढ़ की समस्या को किस प्रकार गंभीर बना रही हैं? भारत में बाढ़ प्रबंधन के उपायों को प्रभावशीलता का मूल्यांकन कीजिए। तो आप इसका आंसर इजीली दे सकते हैं अगर आपने न्यूज़ को ध्यान से सुना है। ये है आपकी गंगा और ब्रह्मपुत्र। गंगा रिवर है जो गंगोत्री से निकलती है, ये उत्तराखंड से इसका उद्गम स्थल है। इसके अलावा ये बिहार आपका यूपी है और बिहार यूपी पश्चिम बंगाल से बहती है, आगे बांग्लादेश में एंटर कर जाती है और बांग्लादेश में इसको पद्मा नाम से बोला जाता है। गंगा में मिल उधर से जो ब्रह्मपुत्र में मिलने के बाद इसको पद्मा नाम से बोला जाता है। आगे ये बे ऑफ बंगाल में आके जाके मिल जाती हैं। इसके अलावा आप इस मैप को अच्छे से देख सकते हैं। आप हर रोज़ एक मैप जरूर बनाएं ताकि आप एक इफेक्टिव तैयारी कर सकें। अब हम जानेंगे अगली न्यूज़ जो हमारी होगी वो होगी हैंडीकैप्ट से रिलेटेड, कि कितना जो हैंडीकैप्ट का क्राइटेरिया है वो भारत में कितना है, यानी कितने लोग हैंडीकैप्ट हैं या फिर फिजिकली रूप से हेल्पलेस हैं, वो कितना इनका क्राइटेरिया होता है। तो आप देख सकते हैं
इसके और कैटेगरीज, इम्पोर्टेंट एब्रीविएशंस, हैंडीकैप्ड कैटेगरीज। ये जो टॉपिक है समावेशी शिक्षा, सामाजिक न्याय, शासन सुधार और यूपीएससी परीक्षा व्यवस्था सभी दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। ओवन सब्सक्राइब का अंत, तो सरकार ने अभी एक घोषणा की है कि सरकार ओवन सब्सक्राइब का अंत करने जा रही है, तो इसका हम यहाँ पे जानेंगे। दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए ओवन सब्सक्राइब का अंत यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू जो हम देखेंगे, इसका बैकग्राउंड है कि दिव्यांग उम्मीदवार जो लिखने में सक्षम नहीं होते उन्हें परीक्षाओं यूपीएससी, एसएससी, जेईई, नेट आदि में सब्सक्रिप्शन या राइटर की सुविधा दी जाती है। पहले क्या करते थे, इन परीक्षाओं में आप दूसरे राइटर को ले जा सकते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं ले जा सकते। सरकार आपको एक बैच देगी कुछ लोगों को, आप उनमें से चूज कर सकते हैं। तब तक उम्मीदवार अपने ओन सब्सक्राइब यानी स्वयं चुने हुए सहायक को साथ ले जा सकते थे। सरकार ने हाल ही में घोषणा की कि 2027 तक इस व्यवस्था को समाप्त किया जाएगा। केंद्रीकृत स्क्राइब्स पोल बनाया जाएगा। कैंडिडेट्स विद डिसेबिलिटीज PWDs enable or write on the IRO1 are provided with the subscribes writers during exam like UPSC, SSC, JEE, NET, ITS इन एग्जाम में बदलाव क्यों किया गया है, वाई दिस चेंज। इसके लिए ट्रांसपेरेंसी, कई बार अपने स्क्राइब्स लाने की अनुचित मदद, अनफेयर असिस्टेंस की शिकायतें आती थी। इसमें स्टैंडर्डाइजेशंस, अलग अलग स्क्राइब्स इज योग्यता अलग होने से परीक्षा में समान स्तर नहीं रह पाता था। नकल रोकने में सहायक होगा। कभी कभी प्रश्न पत्र लीकिंग या अनुचित सहयोग संभव होता था। डिजिटल तकनीकी का प्रयोग, सरकार की स्क्रीन रीडर, वॉइस टू टेक्स्ट जैसी तकनीकें लागू करना चाहती हैं। इसके अलावा जो नई व्यवस्था न्यूज सिस्टम है 2027 तक चरणबद्ध तरीके से ओन स्क्राइब्स खत्म होंगे। सभी परीक्षाओं में सेंट्रलाइज्ड स्क्राइब्स पोल उपलब्ध कराए जाएंगे। सरकार और परीक्षा संस्थान जैसे कि यूपीएससी, एनटीए आदि मिलकर ट्रेड और पैनल्ड सब्सक्राइब उपलब्ध कराएंगे। आवश्यकता होने पर तकनीकी सहायता उपकरण भी मुहैया होंगे। इसके अलावा इसके जो बेनिफिट्स हैं वो इस प्रकार हैं। सभी उम्मीदवारों के लिए समान अवसर, परीक्षा प्रणाली में विश्वास और पारदर्शिता, नकल और अनुचित सहायता में कमी, तकनीक आधारित सहायता सुविधाओं में आत्मनिर्भर। इसके लिए जो चैलेंजेस हैं वो ग्रामीण और दूर दराज क्षेत्रों में आपको सहायक उपलब्ध कराना मुश्किल होगा। तकनीकी उपकरणों की लागत में पहुँच, इसके अलावा कैटरिंग और डाइवर्सिटी नीड ऑफ PWD कैंडिडेट्स। यूपीएससी प्रीलिम्स के एंगल से ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप किस वर्ष तक ओन स्क्राइब्स की व्यवस्था समाप्त होगी, 2027 तक। बाढ़ प्रबंधन, सामाजिक न्याय जैसे टॉपिक से आप इसको लिंक कर सकते हैं, इस विषय को जोड़ सकते हैं। राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज एक्ट 2016। अब हम जानेंगे कि यूपीएससी मेंस के एंगल से जो क्वेश्चन है वो किस प्रकार से आ सकते हैं। तो इसमें हैंडीकैप्ड कैंडिडेट्स द्वारा स्वयं सब्सक्राइब्स लाने की प्रथा समाप्त कर सेंट्रलाइज्ड स्क्राइब्स पोल बनाने की नीति व्यवस्था में सुधार की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। आप इस पे टिप्पणी कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा अगला जो क्वेश्चन होगा, दिव्यांग मापने की जो प्रक्रिया होता है वो मेजर डिसेबिलिटी, कानूनी आधार पर जो लीगल बेसिक है वो भारत में दिव्यांगता मापने का प्रावधान राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज एक्ट 2016 में एक कानून बनाया गया था। वो प्रतिशत इसकी में माप, मेजरमेंट इन परसेंटेज के अंदर मापा जाता है। दिव्यांगता को परसेंटेज में मापा जाता है। किसी व्यक्ति को बेंचमार्क डिसेबिलिटी तब माना जाता है जब उसकी दिव्यांगता 40 या उससे अधिक हो। 40% से कम होने पर सामान्य सरकारी लाभ नहीं मिलते हैं। यानी आप किसी जॉब या किसी में भी अगर आप इसका लाभ उठाना चाहते हैं दिव्यांगता, उसके लिए आपको 40% दिव्यांग होना जरूरी है। मापने की जो विधि होती है, मेथड ऑफ मेजरमेंट्स होता है वो फिजिकल डिसेबिलिटीज, लंगड़ापन या फिर हाथ पैर की समस्या। इसके अलावा हर अंग, हाथ पैर, उंगलियों की कार्य क्षमता प्रतिशत में घटाकर निकाला जाता है। अगर हाथ 50% प्रभावित है और पैर 40% है तो इसे 70% फार्मूला से निकलते हैं। दृष्टि बाधित होता है। इसके अलावा अगर विजुअल 6/60 या उससे खराब है तो गंभीर दृष्टि बाधा मानी जाती है। श्रवण बाधित होती, हियरिंग इम्पेयरमेंट होते हैं। ऑडियोमेट्री टेस्ट द्वारा दोनों कानों की सुनने की क्षमता नापी जाती है। इसके अलावा
DP या उससे अधिक हियरिंग लॉस, सिग्निफिकेंट डिसेबिलिटीज मानी जाती है, मानसिक व बौद्धिक दिव्यांगता। इसके अलावा IQ टेस्ट, इंटेलिजेंट। इसके अलावा अडेप्टेटिव बिहेवियर स्किल्स द्वारा आकलन, WHO द्वारा ICD-10 और DSM-V के आधार पर वर्गीकरण, प्रमाण पत्र सर्टिफिकेशन, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, मेडिकल बोर्ड जिसमें द्वारा जारी किया जाता है। अब तक यूनिक डिसेबिलिटी ID UDID कार्ड भी दिया जाता था। डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट इज इश्यूड बाय द मेडिकल बोर्ड और ENT। यूपीएससी के रेलिवेंस से जो इसमें क्वेश्चन आएंगे वो GS पेपर 2 के लिए गवर्नेंस सोशल जस्टिस के लिए इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा प्रीलिम्स में बेंचमार्क डिसेबिलिटीज 40%। इसके अलावा मेंस इंक्लूजन एसिबिलिटीज चैलेंजेस एंड ऑफ मेजरिंग डिसेबिलिटीज। इसके अलावा हम जानेंगे कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 1945 में 50 देशों ने मिलकर संयुक्त राष्ट्र की नींव रखी थी। अब इसमें 193 देश इसके मेंबर हैं। तो हाल ही में संयुक्त राष्ट्र काफी चर्चाओं में चल रहा है, तो उसके बारे में हम जानेंगे। संयुक्त राष्ट्र की सबसे ताकतवर बॉडी का नाम संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी UNSC है। जो सबसे महत्वपूर्ण जो फैसले होते हैं सुरक्षा से रिलेटेड वो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर होते हैं। 5 देश इसके स्थायी सदस्य हैं जिन्हें P5 भी कहा जाता है। ये चीन, फ्रांस, रूस, ब्रिटेन और अमेरिका। इनके पास वीटो पावर भी होती है, यानी वीटो का मतलब होता है ना। अगर एक भी ना कर देता है तो फिर वो कानून या कोई भी विधेयक या कुछ भी बातें, कोई भी वहाँ पे कानून वगैरह होते हैं वो पास नहीं होते हैं। कोई भी प्रस्ताव पारित होने के लिए इन 5 की सहमति जरूरी है। अगर किसी एक देश ने भी वीटो कर दिया तो प्रस्ताव खारिज हो जाता है। भारत का जोर है कि ये 5 देश 7 दशक पहले स्थायी सदस्य बने थे। बदलती दुनिया में अब अन्य देशों को भी इसमें शामिल होना चाहिए। समय के साथ साथ काफ़ी सारे देश ताकतवर होते जा रहे हैं। इन देशों जो ये विकसित देश हैं, अमेरिका है, चीन है या फिर रूस, इन देशों के बराबरी में है या कुछ इनसे आगे भी निकल चुके हैं, तो ये अपना दबदबा बनाए रखने के लिए काफ़ी वीटो लगा देते हैं कि मानव हित या जनहित में कार्य नहीं हो पाते या फिर कुछ देश होते हैं उनको नीचे दबा दिया जाता है। तो आज की प्रासंगिकता इसकी है कि काफ़ी सारे देशों को और भी देशों को इसमें शामिल होना चाहिए। इंडिया भी इस रेस में सबसे आगे है। तो इन देशों का जो दबदबा है ये आप जानते हैं। जो UNSC के स्थायी मेंबर अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन है। अगर स्थायी मेंबर को हर 2 साल में चुना जाता है। इसके साथ ही UNSC में 10 अस्थायी मेंबर होते हैं, लेकिन वीटो पावर 5 स्थायी मेंबर के पास ही है। ये इसके अलावा यूनाइटेड नेशन का जो लोगो है वो है, आप इसको देख सकते हैं। गेहूं की लीव्स है, इसका ब्रह्मांड है, ये यूनाइटेड नेशन, ये इनके जो 5 मेंबर हैं उनकी ये फ्लैग है। आप इनको ध्यान से देख सकते हैं। इसके अलावा अस्थायी जो सदस्य वो एस्टोनिया, भारत, आयरलैंड, केन्या, मैक्सिको, नाइजर, नॉर्वे, सेंट विसेंट एंड द ग्रेनेडाइस, ट्यूनीशिया, वियतनाम। अब हम जानेंगे कि संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के जो कोई महत्वपूर्ण टिप्स हैं यूपीएससी के रेलिवेंस से वो हम डिस्कस करेंगे। खासकर प्रीलिम्स, मेंस और GS2 और IR में ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यूपीएससी के पॉइंट ऑफ से काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसका इस्टेब्लिशमेंट जो हुआ था 24 अक्टूबर 1945 के अंदर हुआ था। यूनाइटेड नेशन चार्टर के तहत हुई थी इसकी स्थापना। UNSC वाज इस्टेब्लिश्ड ऑन 24 अक्टूबर 1945 के अंडर द UN चार्टर। इसका जो कंपोजिशन है वो कुल 15 मेंबर हैं। जो इसके परमानेंट मेंबर हैं वो P5 अमेरिका, रूस, चीन, ब्रिटेन और फ्रांस से। नॉन परमानेंट मेंबर हैं 2 साल के लिए चुने जाते हैं, पुनः चुने जा सकते हैं। भारत 2021 और 22 में अस्थायी सदस्य था, ये 8वीं बार बना था। टोटल इसके 15 मेंबर होते हैं। परमानेंट मेंबर इसके इंडिया वाज ए नॉन परमानेंट मेंबर इन 2021-2022 के अंदर। इसके जो पीस कीपिंग ऑपरेशन को मंजूरी देना होता है, इसके जो कार्य फंक्शंस होते हैं, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बनाए रखना होता है। इसके अंदर सेक्शंस लगाना, बल प्रयोग की अनुमति देना, नए सदस्य देशों को स्वीकार करना, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की नियुक्ति की सिफारिश करना,
international peace and security, approving peacekeeping operational, imposing sanctions, authorization use of forces, recommending new members of to UNGA, recommending अपॉइंटमेंट ऑफ UN सिक्योरिटी जनरल। इसमें जो वोटिंग प्रोड्यूसर होती है वो 15 में से 9 वोट आवश्यक होते हैं, मेजोरिटी। सभी भी 5 देशों की सहमति जरूरी होती है यहाँ पे, यानी वोट पावर चलती है। किसी भी स्थायी सदस्य का विरोध मत प्रस्ताव अस्वीकृत, रिक्वायर 9 आउट ऑफ 15 वोट्स, ऑल P5 मस्ट एग्री। भारत और यूएनएससी, इंडिया एंड यूएनएससी, भारत अब तक 8 बार अस्थायी सदस्य बन चुका है। भारत यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में रिफॉर्म्स का प्रबल समर्थक है। G4 में इंडिया, जापान, जर्मनी, ब्राजील। G4 में आता है जो इंडिया आता है, जापान आता है और जर्मनी आता है, ब्राजील स्थायी सदस्य की मांग करता है। भारत का जो तर्क है वो कहता है कि विश्व की सबसे बड़ी लोकतंत्र है, 1.4 अरब जनसंख्या। भारत विश्व पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन का प्रतिनिधित्व करता है, तो इसको वहाँ पे भी एक स्थायी सदस्य होना। पर प्रमुख अर्थव्यवस्था और परमाणु शक्ति भी है, जैसे कि अमेरिका के पास काफ़ी सारे देशों में परमाणु शक्ति है, तो भारत के पास भी परमाणु शक्ति पावर है। शांति सैनिकों का सबसे बड़ा योगदान है यहाँ पे। इसके अलावा जो इसके जो इश्यूज विद यूएनएससी के हैं वो 5P का वोट पावर है, वो लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ है। वर्तमान संरचना इसके 1945 की वास्तविकता पर आधारित आज की दुनिया पर नहीं है। अफ्रीका, लैटिन अमेरिका आदि क्षेत्रों का स्थायी प्रतिनिधित्व नहीं है। सुधार पर सहमति नहीं बना पाना है, तो वोट वीटो पावर ऑफ 5P ऑफ अनडेमोक्रेटिक law structure based on 1945 realities non-present world order, no permanent representation for Africa, Latin America, lack of consensus of reforms। इसमें जो रिफॉर्म्स के जो एफर्ट्स हैं वो 5G नेशन इंडिया, जापान, जर्मनी और ब्राजील स्थायी सदस्य जाते हैं। यूनाइटेड ऑफ कंसेंसस कॉफ़ी क्लब जैसे पाकिस्तान, इटली, साउथ कोरिया, ये कॉफ़ी क्लब बोला जाता है, यानी PISK 4G का विरोध है। अफ्रीका यूनियन AU 2 स्थायी सीटों की मांग। संयुक्त राष्ट्र महासभा, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी जनरल असेंबली में इंटर गवर्नमेंट नेगोशिएशंस IGN प्रक्रिया जारी है। इसके अलावा हम जानेंगे कि इसका आप इसमें पढ़ सकते हैं की पॉइंट है वो, की फैक्ट है वो। इसके मेंबर कितने 15 हैं, स्थायी सदस्य कितने 5 होते हैं और अस्थायी सदस्य 10 होते हैं, 2 साल के लिए चुने जाते हैं। वीटो शक्ति किसके पास है, P5 के साथ। भारत कितनी बार अस्थायी सदस्य रह चुका, 8 बार। यूपीएससी के मेन पॉइंट ऑफ ये जो क्वेश्चन है इस प्रकार, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की वर्तमान संरचना 1945 की वास्तविकता पर आधारित है, न कि वर्तमान वैश्विक परिदृश्य पर चर्चा कीजिए। भारत का यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में स्थायी सदस्य बनना अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में शक्ति संतुलन लाएगा, विवेचना कीजिए। वीटो पावर यूएनएससी के लोकतांत्रिक चरित्र को कमजोर करता है, विश्लेषण कीजिए। तो आप इसका आंसर अपने हिसाब से दे सकते हैं और एक दूसरे के आंसर का रिव्यू ले दे सकते हैं। अब जानेंगे यह खबर भारत की विदेश नीति, कूटनीति और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर महत्वपूर्ण भूमिका से जुड़ी हुई है और सीधे तौर पर यूपीएससी प्रीलिम्स और मेन GS2 और IR के लिए महत्वपूर्ण है। यूनाइटेड नेशन यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में भारत का प्रतिनिधित्व प्रधानमंत्री की भागीदारी सुनिश्चित नहीं है। इसका बैकग्राउंड है संयुक्त राष्ट्र महासभा, यूनाइटेड नेशन GS संयुक्त राष्ट्र का प्रमुख निर्णय निर्माण का कार्य होता है। हर साल इसका एनुअल सेशन सितंबर न्यूयॉर्क में आयोजित होता है। इसमें सभी 193 सदस्य देश शामिल है और प्रत्येक देश का एक अपना मत होता है। 1 कंट्री 1 वोट होता है। भारत परंपरागत रूप से इस मंच पर प्रधानमंत्री या विदेश मंत्री के स्तर पर प्रतिनिधित्व करता है। द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली इज द मेन डेलिब्रेटिव बॉडी ऑफ द UN। आप इसको पढ़ सकते। ताज़ा मुद्दा जो रिसेंटली इशू है इस वर्ष 2025 भारत के प्रतिनिधित्व को लेकर अनिश्चितता है। समाचारों के अनुसार प्रधानमंत्री मोदी की भागीदारी सुनिश्चित नहीं है। विदेश मंत्री S जयशंकर निश्चित रूप से उपस्थित रहेंगे। सवाल यह है कि भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किस स्तर पर होगा। विदेश नीति का संदेश तो फॉरेन पॉलिसी द सिग्नलिंग होता है। PM की उपस्थिति भारत की वैश्विक प्रतिबद्धता को दर्शाती है। वैश्विक मुद्दे
जलवायु परिवर्तन, आतंकवाद, यूएनएससी सुधार पर भारत की स्थिति सामने आती है। ग्लोबल साउथ का नेतृत्व भारत विकासशील देशों की आवाज उठाता है। सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी सांस्कृतिक और सभ्यतागत संदेश देता है। इसके अलावा जो की फैक्टर्स हैं वो संभावित जो पॉसिबल इम्प्लीकेशन है वो, अगर पीएम नहीं जाते तो भारत का प्रतिनिधित्व तो थोड़ा कम प्रोफाइल स्तर पर होगा, लेकिन विदेश मंत्री का जाना भी नीतिगत निरंतरता दर्शाता है। कुछ देशों के लिए जैसे यूएनएससी में सुधार समर्थक पीएम स्तर की अनुपस्थिति को कम प्राथमिकता माना जाता है। यूएनजी का मुख्यालय कहाँ पे है, तो इसका आंसर होगा न्यूयॉर्क। सदस्य देशों की संख्या कितनी है, 193। भारत का प्रतिनिधित्व किस स्तर पर होता है, पीएम या फिर एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर जो होते हैं विदेश मंत्री, उनके स्तर पर होता है। यूपीएससी के मेन एंगल से ये GS2 के लिए इंपॉर्टेंट है। भारत का यूएनजीए में उच्च स्तरीय प्रतिनिधित्व उसकी विदेश नीति और वैश्विक महत्वाकांक्षा को दर्शाता है। आप इस पर चर्चा कीजिए। भारत के लिए यूएनजीए केवल एक कूटनीतिक मंच नहीं बल्कि ग्लोबल साउथ की आवाज उठाने का अवसर है। आप इसकी विवेचना कीजिए। भारतीय राजनीति के पॉइंट ऑफ से भी ये इम्पोर्टेंट है। भारत का संविधान कब लागू हुआ था, 26 जनवरी 1950 को। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे, पहले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अनुच्छेद 370 किससे संबंधित है, जम्मू कश्मीर की विशेष स्थिति। भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ पे स्थित है, नई दिल्ली के अंदर। राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का, 5 वर्ष का। अब ज्योग्राफी, भारत की सबसे लंबी नदी कौन, गंगा नदी। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती, 8 राज्यों से। सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा, माउंट एवरेस्ट, 8848.86 मीटर। थारमल स्थल कहाँ पे है, राजस्थान के अंदर। पृथ्वी का सबसे ठंडा स्थान कौन सा है, ओयमकांड, साइबेरिया। पृथ्वी का हिस्ट्री के लिए पानीपत की लड़ाई कब हुई थी, 1526 के अंदर। प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था, 1757 के अंदर। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था, 1942 के अंदर। स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन बने थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। काकोरी कांड कब हुआ था, 1925 के अंदर। इकोनॉमी के अंदर भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है, भारतीय रिजर्व बैंक। भारत में योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी, 1950 के अंदर। जीएसटी किस वर्ष लागू हुआ था, 2017 के अंदर। भारत का पहला भुगतान बैंक कौन सा है, एयरटेल पेमेंट बैंक। मुद्रास्फीति कौन मापता है, CSO, CPI या फिर RBI, WPI। विज्ञान और प्रौद्योगिकी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड पानी का रासायनिक सूत्र क्या, H2। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है, त्वचा। DNA की संरचना किसने बताई थी, वाटसन और क्रिक ने। बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है, आर्गन, नाइट्रोजन। भारत का पहला उपग्रह कौन सा था, आर्यभट्ट, 1907। अंतर्राष्ट्रीय जो संगठन होते हैं, यूएनओ की स्थापना 1945 के अंदर। यूएन का मुख्यालय न्यूयॉर्क के अंदर। WTO का मुख्यालय जिनेवा के अंदर। WHO की स्थापना कब हुई थी, 1948 के अंदर। IMF और वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय कहाँ पे है, तो वाशिंगटन DC के अंदर। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, इसकी स्थापना लोकेशन है वो आसाम के अंदर। राज्य में ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे है। इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1905 के अंदर। रिजर्व फॉरेस्ट घोषित किया गया था इसको। 1974 में इसे राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क का दर्जा मिला था। जो की फैक्टर्स हैं वो यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल 1984 के अंदर इसको किया गया था। यह पार्क मुख्य रूप से एक सींग वाले गेंडे के लिए फेमस है। यहाँ बाघ, हाथी, जंगली भैंसा, दलदली हिरण आदि पाए जाते हैं। ईस्टर्न हिमालय बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट का हिस्सा है। यहाँ पे जो मुख्य रिवर्स हैं वो ब्रह्मपुत्र, अन्य सहायक नदियाँ भी इस पार्क से होकर गुजरती हैं। इसका इम्पोर्टेंस है वो भारत का गेंडे का संरक्षण है। रामसर साइट के अंदर इसको 2020 में शामिल किया गया था। यूपीएससी के प्रीलिम्स फैक्ट बॉक्स है इसमें। स्टेट आसाम के अंदर। फेमस फॉर वन हॉर्न राइनासोर्स। यूएनईएस यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज के अंदर 1985 के अंदर। रामसर साइट यस 2020 के अंदर, यानी रामसर साइट भी है और यूनेस्को में भी है। इसके अलावा देखेंगे कि हाल ही में नेपाल के अंदर तख्ता फटल हो गया, तो उससे रिलेटेड जो न्यूज़ अभी चल रही है, सोशल मीडिया प्रतिबंध हटाया गया है, लेकिन हिंसा की कीमतें बेहद गंभीर है। नेपाल सरकार ने सामाजिक मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे फेसबुक, एक्स, यूट्यूब आदि पर लगाया गया प्रतिबंध वापस ले लिया, लेकिन यह तब हुआ जब देश भर में
पीडीजेड युवा ने बड़ी संख्या में विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिए थे। इन प्रदर्शनों के दौरान कम से कम 19 लोग मारे गए हैं और 100 से अधिक घायल हो गए हैं। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने इस्तीफा दे दिया है। बढ़ते दबाव और गहराती राजनीतिक अस्थिरता के बीच प्रधानमंत्री ओली ने इस्तीफा दे दिया, जिससे देश में अभियान तेजी से आगे बढ़ा। उनकी यह कार्रवाई राजनीतिक संकट को हल्का करने का प्रयास माना जा रहा है। सीमा पर असर। गोरखपुर में पर्यटन धड़ाम। नेपाल में जारी अशांति के कारण सीमा पार व्यापार और रोजगार पर असर पड़ा है। इंडो नेपाल सीमा की सोनौली पोस्ट में आवागमन में 30 से 50% की गिरावट हुई है, जिससे गोरखपुर की पर्यटन और चिकित्सा यात्रा उद्योग गंभीर रूप से प्रभावित हुए। बहुत से लोग यात्रा कैंसिल कर रहे हैं या अन्य गंतव्यों पर वाराणसी और अयोध्या की ओर रुख कर रही हैं। यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू महत्वपूर्ण टॉपिक है गवर्नेंस और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, सोशल मीडिया पर प्रतिबंध और युवाओं की प्रतिक्रिया। इससे संबंधित मुद्दों जैसे कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और सरकार के नियंत्रण पर विचार करने का अवसर, राजनीतिक जवाबदेही और सत्ता में अस्थिरता, लोकतांत्रिक प्रणाली में सत्ता का हस्तांतरण, इस्तीफा और सार्वजनिक दबाव पर सरकार की प्रतिक्रिया। ये सभी यूपीएससी के पॉलिटी और गवर्नेंस के सेक्शन से सीधे जुड़े हैं। भारत नेपाल संपर्क और सीमा संबंधी मुद्दे। अप्रत्यक्ष रूप से नेपाल स्थिति का असर भारत के पर्यटन और स्वास्थ्य सेवाओं पर पड़ना एक महत्वपूर्ण विषय है। अंतर्राष्ट्रीय संबंध और स्थानीय प्रशासन से जुड़ा हुआ है। इसके अलावा आप एडिटोरियल न्यूज हैं वो पढ़ सकते हैं। ये सारी आपको पीडीएफ में मिलेंगी और आज की जितनी भी इम्पोर्टेंट न्यूज हैं उन सब की ये पीडीएफ दी हुई है, तो आप इसको पढ़ सकते हैं और इसका एनालाइज कर सकते हैं।